क्या एक वजह है जो किसी को हर सुबह बिस्तर से उठने की ऊर्जा लेती है? खास तौर पर सोमवार की सुबह। हाँ, बिल्कुल। ये शब्द इकिगाई आजकल ये हर जगह सुनने को मिल जाता है। सेल्फ हेल्प किताबों से लेकर इंस्टाग्राम कोट्स तक। ज्यादातर लोग तो इसे बस वो 4 सर्कल वाले एक डायग्राम के तौर पर ही जानते हैं। और ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि एकिगाई का जो सतही मतलब हम सब जानते हैं वो असलियत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है जीने की वजह। और ये सिर्फ एक डायग्राम नहीं, बल्कि एक पूरा, आप कह सकती हैं, जीवन दर्शन है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम इस पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिराइज की किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि इकिगाई क्या है, बल्कि ये जानना है कि इस लोकप्रिय कॉन्सेप्ट के वो कौन से पहलू हैं जिन पर अक्सर बात नहीं होती। हाँ। हम ये देखेंगे कि जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग जो दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं, वो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारते हैं। और ये पड़ताल इसलिए भी अहम है क्योंकि आज के जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहाँ लोग अक्सर बिना किसी गहरे उद्देश्य के काम करते हैं। हाँ, बस करते जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी बस कट रही है, जी नहीं जा रही। हाँ। तो ऐसे में इकिगाई का सिद्धांत एक दिशा दे सकता है, पर तभी जब उसे सही से समझा जाए। तो चलिए इस गुत्थी को खोलते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब करते हैं, वो 4 मशहूर सवाल। हाँ, वो 4 सर्कल्स। किताब के मुताबिक अपना इकिगाई खोजने के लिए खुद से 4 बातें पूछनी होती हैं। पहला, वो क्या है जिसे आप प्यार से करते हैं। दूसरा, वो क्या है जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथा, आप किस चीज से कमाई कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इन चालों का जो मिलन बिंदु है, मतलब इंटरसेक्शन, वही आपका इकिगाई है। आपका पेशा, आपकी वोकेशन और आपका मिशन सब एक हो जाते हैं। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है ना? बहुत ज्यादा। लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आती है? मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जिससे कमाई कर सकते हैं और जिससे प्यार करते हैं के बीच में ही फंसे रहते हैं। सही बात है। समाज आपको चौथे सर्कल यानी कमाई से शुरू करने को कहता है, जबकि दिल वो तो पहले सर्कल यानी प्यार पर अटका रहता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही इस किताब का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये पूरी सोच को उलटने जैसा है। कैसे? हमारा पूरा सिस्टम हमें यही सिखाता है, पहले वो डिग्री लो जिससे नौकरी मिले, फिर वो नौकरी करो जिससे पैसा आए, भले ही तुम्हें वो काम पसंद हो या ना हो। सही बात है। लेकिन इकिगाई का दर्शन कहता है कि शुरुआत वहां से करो जो तुम्हें पसंद है, जिसमें तुम अच्छे हो। और अगर तुम उस काम को इतनी शिद्दत से करोगे तो दुनिया को उसकी जरूरत महसूस होगी और पैसा अपने आप आएगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी सर्कल गायब हो तो क्या होता है? मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसे पसंद है और वो उसमें अच्छा भी है, लेकिन उससे कमाई नहीं हो रही। तो उसे संतुष्टि तो मिलेगी, पर जेब खाली रहेगी। वो एक जुनूनी लेकिन गरीब कलाकार बनकर रह जाएगा। और दूसरी तरफ कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो अच्छा है और पैसे भी खूब कमा रहा है, जैसे कई कॉर्पोरेट नौकरियां होती हैं, लेकिन उसे उस काम से ना तो प्यार है और ना ही उसे लगता है कि इससे दुनिया का कोई भला हो रहा है। तो नतीजा, उसे सफलता तो मिलेगी, पर अंदर से एक खालीपन, एक अधूरापन महसूस होगा। वो आरामदायक तो महसूस करेगा, लेकिन बेकार भी। इकिगाई का लक्ष्य एक ऐसा संतुलन खोजना है जहां ये चारों पहिए एक साथ घूमें, तभी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर दौड़ती है। ये बहुत गहरी बात है। और इस दर्शन का जीता जागता सबूत हमें मिलता है जापान के ओकिनावा द्वीप पर। हाँ। किताब का एक हिस्सा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो ये है कि ओकिनावा दुनिया के उन 5 ब्लू जोन्स में से एक है। मतलब ऐसी जगहें जहां लोग असाधारण रूप से लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। यहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं कि वो लंबा जीते हैं, बल्कि ये है कि वो कैसे जीते हैं। बिल्कुल। वो 95-100 साल की उम्र में भी बिस्तर पर नहीं पड़े रहते। वो सक्रिय हैं, खुश हैं, अपने समुदाय से जुड़े हुए हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? उनकी इस लंबी और ऊर्जावान जिंदगी का राज क्या है? जब हम उनकी जीवन शैली को देखते हैं तो पाते हैं कि वो इकिगाई के सिद्धांतों को अनजाने में ही जी रहे होते हैं। हाँ, जैसे कि लेखक बताते हैं, उनकी जिंदगी में जल्दी शब्द ही नहीं है। वो भाग-दौड़ में विश्वास नहीं करते। वो धीरे, शांति और उद्देश्य के साथ जीते हैं। उनकी दिनचर्या में जिम जाकर भारी भरकम कसरत करना नहीं, बल्कि हल्की फुल्की गतिविधियां शामिल होती है,
जैसे बागवानी करना, टहलना या पारंपरिक नृत्य करना। उनके खान पान को ही देख लीजिए, वो इंद्रधनुष की तरह खाते हैं, मतलब हर रंग की सब्जियां और फल। उनके भोजन में टोफू, शकरकंद और ग्रीन टी जरूर होती है। मांस और चीनी बहुत कम। इसे हम सिर्फ हेल्दी डाइट कहकर खारिज कर सकते हैं, पर इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। और वो है हारा हाची बू। हाँ, हारा हाचीबू वाली बात। ईमानदारी से कहूं तो यह सुनने में लगभग नामुमकिन लगता है, खासकर जब खाना बहुत अच्छा हो, पेट 80% भरकर खाना। ये इच्छा शक्ति से ज्यादा जागरूकता का मामला है। जागरूकता मतलब माइंडफुलनेस। हाँ, हारा हाची बू का मतलब है कि जब आपको लगे कि पेट लगभग भर गया है, बस थोड़ी सी जगह बाकी है, तभी खाना बंद कर दो। ये एक तरह से अपने शरीर के संकेतों को सुनना है। अच्छा। भर गया का सिग्नल पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। तो जब हम 100% पेट भरकर उठते हैं, असल में हम जरूरत से 20% ज्यादा खा चुके होते हैं। ओ, ये बात है। ओकिनावा के लोग सदियों से इस साधारण से नियम का पालन कर रहे हैं, जो उन्हें ज्यादा खाने और उससे जुड़ी बीमारियों से बचाता है। ये एक संतुलित शरीर की नींव रखता है, जो एक संतुलित मन के लिए जरूरी है। तो मतलब ये कोई एक जादुई गोली नहीं है। उनका खानपान उन्हें शारीरिक स्वास्थ्य देता है, उनका सामाजिक जीवन उन्हें मानसिक स्वास्थ्य देता है, और उनका इकिगाई उन्हें इन दोनों को इस्तेमाल करने की वजह देता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और यही वो बात है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ जिम जाने से या सिर्फ अच्छा खाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ओकिनावा हमें सिखाता है कि लंबा और खुशहाल जीवन एक होलिस्टिक अप्रोच का नतीजा है। सही कहा। ओकिनावा की ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। धीमी जिंदगी, अच्छा खाना, मजबूत दोस्ती। लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी भागदौड़ वाली शहरी जिंदगी में इसे कैसे अपना सकते हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल तरीके भी हैं, या ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है? यही इस किताब का सबसे उपयोगी हिस्सा है। ये सिर्फ दर्शन नहीं बताती, बल्कि उसे जीवन में उतारने के व्यवहारिक सिद्धांत भी देती है। और पहला और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, मानसिक रूप से कभी रिटायर ना हो। ये एक क्रांतिकारी विचार है, खासकर हमारे समाज में जहां 60 की उम्र में रिटायर होकर लोग मान लेते हैं कि अब जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा खत्म हो गया। हाँ, किताब में उदाहरण है कि ओकिनावा में 90-100 साल के लोग भी किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। कोई अपनी सब्जियों का बगीचा संभाल रहा है, कोई समुदाय के बच्चों को पारंपरिक कला सिखा रहा है। वो काम करना कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका काम ही उनके जीने की वजह है। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान बहुत गहरा है। जैसे ही कोई व्यक्ति रिटायरमेंट की मानसिकता अपनाता है, उसका दिमाग और शरीर धीमा पड़ने लगता है। उसे लगता है कि अब समाज में उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही, कोई उद्देश्य नहीं बचा। और ये निष्क्रियता धीरे धीरे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है। जी। इसके विपरीत हमेशा किसी न किसी सार्थक काम में लगे रहना ही असली दवा है। ये दिमाग को तेज और शरीर को गतिशील रखता है। तो जरूरी नहीं कि आप पैसे के लिए काम करें। बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके पास सुबह उठने की कोई वजह जरूर होनी चाहिए। इसी से जुड़ा एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है फ्लो की अवस्था। ये फ्लो वाली बात मेरे साथ हुई है जब मैं किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठता हूँ या कोई दिलचस्प चीज पढ़ रहा होता हूँ। और समय का पता ही नहीं चलता। हाँ, अचानक घड़ी देखता हूँ तो 4 घंटे बीत चुके होते हैं। मुझे पता नहीं था कि इसका एक नाम भी है। ये तो एक तरह का एक्टिव मेडिटेशन ही हुआ। बिल्कुल सही। फ्लो वो अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय, भूख और आसपास की दुनिया का कोई एहसास नहीं रहता। आप और आपका काम एक हो जाते हैं। ये होता कब है? ये तब होता है जब चुनौती का स्तर आपके कौशल के स्तर से थोड़ा सा ही ज्यादा हो। अगर चुनौती बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर बहुत मुश्किल है तो आप चिंतित हो जाएंगे। फ्लो इन दोनों के बीच की जादुई अवस्था है। और किताब कहती है कि अगर कोई दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे भी फ्लो की अवस्था में रह ले तो उसका जीवन बदल सकता है। ये इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि फ्लो के दौरान हमारा दिमाग बहुत व्यवस्थित हो जाता है। चिंता, डर, असुरक्षा, इन सब भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उस काम पर केंद्रित होता है। तो ये दिमाग को रीसेट और रिचार्ज कर देता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, फ्लो आपको अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप फ्लो में होते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, जिससे आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां हर 2 मिनट में फोन पर नोटिफिकेशन आता है, फ्लो की अवस्था में जाना तो लगभग नामुमकिन लगता है। ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए फ्लो को पाने के लिए
जानबूझकर कोशिश करनी पड़ती है। जैसे अपने काम के लिए एक समर्पित समय और जगह तय करना, फोन को साइलेंट मोड पर या दूसरे कमरे में रखना और एक बार में एक ही काम करना। मल्टीटास्किंग फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है। सही बात है। अपने जुनून को खोजना एक बात है, लेकिन उसे करने के लिए विकर्षण मुक्त माहौल बनाना वो असली अनुशासन है। ये कमाल का है। अब आते हैं एक और पहलू पर जो शायद हम आधुनिक जीवन में सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, सामाजिक जुड़ाव। किताब में ओकिनावा के मुआई की अवधारणा का जिक्र है। ये क्या चीज है? मुआई को ऐसे समझिए जैसे आपने बचपन में 5-10 दोस्तों के साथ मिलकर एक कमिटी डाली हो। अच्छा। लेकिन पैसों की नहीं, जिंदगी की। ये वो लोग हैं जो आपके हर सुख दुख में बिना बुलाए पहुंच जाएंगे, जिंदगी भर के लिए। ये एक तरह का चुना हुआ परिवार है। ये तो बहुत खूबसूरत विचार है। ओकिनावा में ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। लोग बचपन में एक मुआय बनाते हैं और फिर वे नियमित रूप से मिलते हैं, गपशप करते हैं, अपनी खुशियां और परेशानियां बांटते हैं और एक दूसरे की आर्थिक और भावनात्मक रूप से मदद भी करते हैं। किताब में एक बड़ी मार्मिक पंक्ति है, अकेलापन मारता है लेकिन जुड़ाव ठीक करता है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर कोई काम के लिए एक नए शहर में आया है जहां वो किसी को नहीं जानता, तो वो अपना मुआय कैसे बनाए? ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है। इसका जवाब है कि मुआय एक नतीजा है, शुरुआत नहीं। शुरुआत होती है साझा हितों से, मतलब कॉमन इंटरेस्ट से। तो किसी हॉबी क्लास या क्लब से जुड़कर? हाँ, आप किसी हॉबी क्लास, किसी क्लब या किसी सामाजिक काम से जुड़कर शुरुआत कर सकते हैं। वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी और आपकी सोच मिलती है। फिर उन रिश्तों को समय और ऊर्जा देनी पड़ती है। मतलब ये सिर्फ दोस्त बनाना नहीं है? नहीं, ये एक दूसरे के जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होना है, एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी महसूस करना है। आज के डिजिटल युग में जहां हमारे हजारों ऑनलाइन दोस्त हैं, एक असली मुआई की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और अब अंतिम सिद्धांत, जो शायद सबसे सरल लेकिन सबसे मुश्किल है, सादगी अपनाना। किताब आज की ओवरथिंकिंग और ओवर कंजम्पशन की समस्या की तुलना जापानी सरल जीवन के दर्शन से करती है। आज के जमाने में ये सबसे मुश्किल है, जहां हर 5 मिनट में फोन पर किसी नई चीज का विज्ञापन आता है। ज़ेन दर्शन और अमेज़न प्राइम के बीच की लड़ाई असली है। हाँ, हमारा समाज हमें लगातार प्रोत्साहित करता है, ज्यादा सामान खरीदो, बड़ी उम्मीदें रखो, हर किसी से मुकाबला करो। और किताब कहती है कि इन चीजों को अपने जीवन से कम करो। कम सामान, कम उम्मीदें, कम प्रतिस्पर्धा। लेकिन जब आप इन चीजों को कम करते हैं तो बढ़ता क्या है? बढ़ती है मानसिक शांति। जब आपके पास कम सामान होता है तो उसे संभालने और उसकी चिंता करने में कम ऊर्जा लगती है। जब आप दूसरों से और खुद से अवास्तविक उम्मीदें रखना कम करते हैं तो निराशा भी कम होती है। और प्रतिस्पर्धा। और जब आप हर किसी से हर बात में प्रतिस्पर्धा करना छोड़ देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगा पाते हैं। इससे जीवन में कृतज्ञता और संतोष बढ़ता है। तो सूत्र बहुत सीधा है। हाँ, सरल जीवन, शांत मन, और शांत मन ही एक खुशहाल और लंबे जीवन का आधार है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं संक्षेप में देखूं तो इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीने की एक कला है। ये उन 4 सवालों के जवाब खोजने की एक व्यक्तिगत यात्रा है जो हमें हमारे उद्देश्य तक ले जाती है। आप किससे प्यार करते हैं, किस में अच्छे हैं, दुनिया को किसकी जरूरत है और आप किससे कमा सकते हैं। बिल्कुल। और ओकिनावा के लोग हमें दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक किताबी फलसफा नहीं है। मानसिक रूप से कभी रिटायर ना होना, अपने काम में फ्लो खोजना, मुआई जैसे गहरे सामाजिक बंधन बनाना और सादगी से जीवन जीना, ये सब उसी कला के अलग अलग पहलू हैं। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? क्या ये अपना जुनून खोजो वाली बात लोगों पर, खासकर युवाओं पर, बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालती? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या होता है अगर किसी को अपनी नौकरी पसंद ना हो, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से वो उसे छोड़ भी ना सके? देखिए, इकिगाई का मतलब ये नहीं है कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं। इसका मतलब है अपने वर्तमान जीवन में ही अपने इकिगाई के तत्वों को खोजना। अच्छा। हो सकता है आपकी नौकरी आपके जुनून से मेल न खाती हो, लेकिन शायद वो आपको वो आर्थिक सुरक्षा देती है जिससे आप वीकेंड पर अपने जुनून को पूरा कर सके। मतलब ये एक हॉबी के रूप में भी शुरू हो सकता है? हाँ, हो सकता है आपका इकिगाई एक हॉबी के रूप में शुरू हो और धीरे धीरे वो आपके करियर में बदल जाए। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
अपना इकिगाई खोजने की यात्रा हर किसी के लिए अलग होती है और इसमें समय लगता है। उस एक काम को खोजने के बारे में है जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर कर दे, चाहे वो आपका 9 से 5 का काम हो या शाम 7 से 9 की हॉबी। सही कहा। मुख्य विचार यही है, जब किसी को अपनी जीने की वजह मिल जाती है तो उसका जीवन वास्तव में बदल सकता है। क्या बात है। क्योंकि तब जीवन सिर्फ कटता नहीं, बल्कि व्यक्ति से सही मायनों में जीता है, हर पल पूरे उद्देश्य के साथ। बहुत खूब। और इसी विचार के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आज किसी को अपने जीवन के उन 4 दायरों को ईमानदारी से देखना हो, जो वो प्यार से करते हैं, जिसमें वो अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिससे वो कमाई कर सकते हैं, तो उनका मिलन बिंदु कहाँ है या कहाँ हो सकता है? क्या बात है। क्या उनका वर्तमान काम सिर्फ एक नौकरी है या उसमें थोड़ा बदलाव करके उसे इकिगाई बनाने की क्षमता है?